हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हमारा फरवरी 2014 का प्रीवियस पेपर ईवीएस का है। अगर आप लोगों ने ईवीएस पेडागोजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और ईवीएस पेडागोजी वाली वीडियो देखें और उसके साथ में टैगवर्ड वाली वीडियो भी देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। फोर्थ ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन। इसमें बताया गया हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनको शरीर को ठंडक मिलती है। ठंडक पाने के लिए देखा होगा सभी जीव जंतु जो है पानी में खेलना पसंद करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे हाथी नहीं आराम करते, ना ही सोते हैं। हाथी 2 से 4 घंटे सोता, ना कि 10 घंटे आराम करना पसंद करता है था। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट, सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किग्रा होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी आपका सही। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। फोर्थ ऑप्शन है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया ए, सी और डी। सेकंड बताया ए, बी और डी। थर्ड बताया बी, सी और डी। फोर्थ बताया ए, बी और सी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, जिसमें बताया ए, बी और सी। ए आपका सही है। इन चित्रों में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी में बताया गया, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाया जाता है, ये भी आपका सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, मधुबनी नामक स्थान के नाम से पड़ा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, ये आपका गलत है क्योंकि राजस्थान में मधुबनी नहीं है। मधुबनी आपकी बिहार जिले में है, बिहार जिले में मधुबनी है। इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट ए, बी और सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, सेकंड ऑप्शन किलचड़ी, फोर्थ ऑप्शन कौवा, सॉरी थर्ड ऑप्शन कौवा, फोर्थ ऑप्शन फाख्ता। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। ये भी बता दूँ।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड। कौवे की जगह आपका यदि चील आ जाता तो चील भी आपका सही हो जाता। चील या कौवा दो में से एक ऑप्शन आपके राइट होते हैं। ये ऊंची पेड़ की डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। और कौवे के घोंसले में कोयल जो है अपने बच्चे देती है और कोयल अपने बच्चे स्वयं नहीं पालती। ये भी आपका ऑप्शन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का? कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ कमेंट ऑप्शन आपका राइट होता है थर्ड ऑप्शन। पोचमपल्ली जो गांव है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, ना कि केरल में, ना कर्नाटक में, ना ही आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ए है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसमें जड़ें टहनियों से लटकती हैं। थर्ड ऑप्शन है इस पेड़ की जड़ें जमीन से में उस गहराई तक जाती हैं जब तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। फोर्थ ऑप्शन है इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इससे पानी को पीते हैं। ऑप्शन है आपके फर्स्ट ऑप्शन ए, बी और डी, सेकंड ऑप्शन ए, सी और डी, थर्ड ऑप्शन बी, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट बताया गया यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की टहनियों से जड़ें नहीं लटकती बल्कि आपकी बरगद की या पीपल की पेड़ की टहनियाँ जमीन पर लटकती हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन बताया गया है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, ये भी आपका सही है। इसी से रिलेटेड ये ऑप्शन आपका है जब इसमें पानी तक जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। जब ये पानी तक पहुंच जाएगा तो इस पेड़ के तने में सबसे अधिक पानी जमा हो जाएगा। इसी ऑप्शन से आप ये भी ऑप्शन सही कर सकते हैं। इसलिए देखिए ऑप्शन में ए, सी और डी दिया हुआ है। ए, सी और डी इसी में दिया हुआ, बाकी में ए, सी, डी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन यह रेगिस्तान इलाके में है। सेकंड ऑप्शन आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। थर्ड ऑप्शन यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। फोर्थ ऑप्शन है आबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी। सेकंड ऑप्शन है ए, सी और डी। थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन है ए, डी और बी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग करिए। तुम कौन सा? मेरा भी क्लियर। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। देखिए इसमें होता है ए, बी और सी। यह रेगिस्तान इलाके में राइट है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी आपका राइट है क्योंकि रेगिस्तान इलाके में पानी की कमी होती है, इसलिए पेट्रोल से यहाँ पानी महंगा बताया गया है। यहाँ की भाषा अरबी है, यही बिल्कुल सही है। आबू धाबी की मात्रा दिनार नहीं होती, ये आप लोग
लिख करके याद करना। यहाँ की भाषा दिरहम होती है, आबू धाबी की भाषा दिरहम होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों से देखते हैं वे रंग है। फर्स्ट ऑप्शन बैंगनी और नीला, सेकेंड ऑप्शन हरा और पीला, थर्ड ऑप्शन काला और सफ़ेद, फोर्थ ऑप्शन लाल और संतरी। इसमें हमने कल की वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था, कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि जो जानवर रात में जागते हैं उनको काला और सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे चित्र फर्स्ट में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र सेकंड में व थर्ड में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। यक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट में देखिए बताया गया है कि एक में से पूरे चक्र में 24 घंटे हैं। 24 घंटे इसमें देखेंगे हम तो आपके केवल 12 ही ये हैं। देखिए 1, इसमें काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें 12 खाने हैं तो एक खाने में आपके 2 घंटे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है कि यक्स का जानवर आपका सोता है 1 2 में से छायांकित है, इसका मतलब है 2 गुणे 2 बराबर हो गया आपका 4 घंटे। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। इससे बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक में 2 है तो 9 दूनी 18 घंटे। तो जो आपका ये वाई वाला है वो आपका 18 घंटे जानवर सोता है, और जो यक्स वाला है वो आपका 4 घंटे जानवर सोता है। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यक्स तथा वाई के सोने के समय को छायांकित सही कथन चुनिए। ऑप्शन में देखिए यक्स में, जैसा कि आपने फर्स्ट ऑप्शन में देखा था, फर्स्ट वाला जो यक्स वाला था वो आपका केवल 4 घंटे था, और जो सेकंड वाई वाला था थर्ड ऑप्शन में वो आपका 18 घंटे था। अब ऑप्शन में आप लोग देखिए यक्स 20 घंटे सोता है, ये आपका गलत हो गया। यक्स 18 घंटे सोता है, ये भी आपका गलत हो गया। यक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, और सेकंड बताया गया यक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे। 20 घंटे आपका गलत है, और इसमें 20 घंटे 18 घंटे गलत है। यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि थर्ड में बताया गया है कि यक्स 4 घंटे सोता है, जो कि आपने यहाँ 4 घंटे निकाला था, सही था, और वाई हमने निकाला था 18 घंटे, तो यहाँ वाई में हो जाएगा आपका 18 घंटे, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृत सागर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला हो। सेकंड ऑप्शन ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। थर्ड ऑप्शन ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। फोर्थ ऑप्शन ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला, मृत सागर का पानी जहरीला नहीं होता। और थर्ड बताया ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तेज़ी से आते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा सागर जिसमें जहाज़ चलाना खतरनाक हो सकता है, ये भी आपका गलत है। और आप एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सागर सागर में के किनारे नमक बनाया जाता है, इसीलिए इस सागर का पानी नमकीन है। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वंचित जानकारी दी जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। फोर्थ ऑप्शन है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए व्याख्या करना आपका निगेटिव टैग वर्ड दिया है, और थर्ड में भी आपका व्याख्या करना आपका निगेटिव टैग वर्ड दिया है, और फोर्थ बताया किसी बाहरी भोजन बनाने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम विद्यार्थियों को वंचित जानकारी दी जा सकती है। हम वंचित जानकारी तभी दे सकते हैं बच्चों को जब घर में खाए जाने वाले भोजन की सूचनाओं या भोजन को मंगाकर उसका प्रदर्शन करेंगे और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। और जब सूचनाओं का आदान प्रदान हमारा होगा तो उसमें बच्चे सबसे अधिक क्रियाशील होंगे, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया कक्षा 5 का विद्यार्थी पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर हम अधिक बल तभी दे सकते हैं जब विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहेंगे, क्योंकि हमने बताया था हस्तपरक अनुभव या कार्य करने पर बालक इसमें सबसे अधिक क्रियाशील होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया चार्ट बनवाकर, ये आपका कोई आवश्यक नहीं, इसमें बालक बहुत ही कम क्रियाशील है, और इसमें भ्रमण पर ले जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रदूषण हर जगह बालकों को ज्ञान होता है
और प्रदूषण आसपास के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, इसलिए भ्रमण के लिए हम बच्चों को नहीं ले जाएंगे। और ना ही भाषण, भाषण आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। फर्स्ट है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, सेकंड है गृह कार्य मूल्यांकन, थर्ड है परियोजना कार्य मूल्यांकन, फोर्थ है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? पहला है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दूसरा है फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड। कमेंट में सुना आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया नेहा कक्षा 5 में ईवीएस पढ़ाती है और तकनीक का मूल्यांकन कौन सी तकनीक से अपना मूल्यांकन करेगी? हस्तसिद्ध। हस्तसिद्ध हमने बताया था आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, हस्तपरक अनुभव जिसे बताया था। अगर आपने टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और टैग वर्ड वाली वीडियो देखें। और इसमें गृह कार्य से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। और थर्ड परियोजना कार्य मूल्यांकन, ये भी हमारा कोई मतलब नहीं। मौखिक मूल्यांकन हम क्लास में ही कर सकते, क्योंकि उसमें आप प्रश्न में देखिए बताया गया है नेहा कक्षा 5 में ईवीएस के विषय में, ईवीएस के विषय में तभी मूल्यांकन कराएगी जब वो ईवीएस पढ़ा रही होगी, तो वहाँ हस्तपरक अनुभव का मूल्यांकन हो सकता है और मौखिक मूल्यांकन हो सकता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सेकंड ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना, फोर्थ ऑप्शन समय का सदुपयोग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट होता है पुनरावृत्ति प्रबलीकरण, सेकंड मास्टरी लर्निंग, थर्ड विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, फोर्थ समय का सदुपयोग। इसमें आपके सभी ऑप्शन निगेटिव दिए गए हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन पूर्णतया सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया है कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में पूछना, सेकंड ऑप्शन है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, थर्ड ऑप्शन है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, फोर्थ ऑप्शन है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि कक्षा 4 के विद्यार्थी जो है शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाते हैं और भ्रमण पर ले जाने के लिए अप्रासंगिक, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें कह रहा प्रश्न पूछा, ये आपका सही है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। हम दिन भर का बस्ता लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ बस्ते का काम ही नहीं है। मान लिया
कि कोई बालक जो है भ्रमण के लिए जाता है तो उसे बस्ते का काम नहीं होता है। और इसमें थर्ड में बताया गया है बिना पूछे सूचित किए कहीं न जाना, ये भी सही है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें प्रश्न में आपका पूछ रहा है कौन सा अप्रासंगिक है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। सेकंड ऑप्शन अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। फोर्थ ऑप्शन पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि आप लोगों ने टैग वर्ड देखकर ही पहचान गए होंगे, इसमें अवसर शब्द दिया है। अगर आपने टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है, टैग वर्ड वाली वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकेंड ऑप्शन, आमोद प्रमोद प्रदान करना। इसमें कविता और कहानियाँ ईवीएस में सम्मिलित की गई है, तो आमोद प्रमोद का मतलब होता है रोमांचक बनाना। ईवीएस को अधिक रोमांचक बनाने के लिए कविताएं और कहानियाँ सम्मिलित की गई है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार भावी शिक्षकों में से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। फर्स्ट ऑप्शन है यात्रा के विभिन्न संसाधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनवाने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों में से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन जब बालक अपने अनुसार अनुभव करेगा तो वह जो है केंद्रित हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में बताएगा चार्ट बनवाना। फर्स्ट ऑप्शन बताएगा यात्रा के विभिन्न साधनों के दर्शाने के लिए चार्ट का उपयोग करना। व्याख्या इसमें आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसमें भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना यह है कि यह आपका निगेटिव है। हम सबसे ज़्यादा जब बालक अपने अनुभवों का वर्णन करेगा तो उसमें बालक पूर्ण रूप से या अधिक रूप से सीख सकता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन पर मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनना।
सेकंड ऑप्शन है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं और समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जब बालक जहाँ पर ये ऑप्शन दिया हो, प्रश्न में दिया हो, एक मिनट, हाँ देखिए, जहाँ पर दिया हो ये यदि आपके गांव शहर में एक सप्ताह पेट्रोल अथवा डीजल न हो क्या होगा, यदि शब्द क्या होगा दिया हो तो वहाँ बालक वास्तविक जीवन की चिंता करेगा और उस पर विचार करेगा, मतलब सोचने पर चिंता करेगा और सोचने के लिए विचार करेगा। इन दो कौशलों का विकास अधिक होता है। जहाँ पर क्या होगा या तो होगा वाले प्रश्न लिखे हो तो इस तरह ऑप्शन मिला करके आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों में सोचने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है प्रायोगिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ईवीएस पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक सबसे अच्छा उपयोग तभी होगा जब सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? जब शिक्षार्थी सीखने में जिज्ञासा उत्पन्न होगी तभी प्रश्नोत्तर की तकनीक सबसे अच्छी प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। थर्ड ऑप्शन कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना। फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हमने बताया था कि बाहर के जीवन से संबंधित या सहायता करना ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि ईवीएस पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य होता है। फर्स्ट बताया गया विषय की मूल संकल्पनाओं को गहन समझने, ये आपका गलत है। और अगले स्तर के लिए बच्चों को हम तैयार करने के लिए, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों करने के लिए कौशल अर्जित करना, ये भी आपका सही कम है। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। यदि हम बालकों को कक्षा की पढ़ाई को बाहर के जीवन से जोड़ देंगे तो बच्चा इसमें अधिक रुचि लेगा और अच्छे तरीके से जल्दी सीख जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। सेकंड ऑप्शन प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपना कर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। फोर्थ ऑप्शन वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता
आयोजित करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है कौन से उपर्युक्त नहीं है। हम बालकों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बालकों को हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के विषय में सिखाना है, इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। सेकंड ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में एकरसता को तोड़ना। थर्ड ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। फोर्थ ऑप्शन है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सक्रिय भाग लें ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। फर्स्ट बताया गया है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता का सुधार करना, ये हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, और ना ही अधिगम को एकर तोड़ना, ये भी हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। और फोर्थ बताया जल के स्रोतों के विषय में के विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, ये भी हमारा कोई मेन उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चा क्रियाशील किसमें अधिक है। और दूसरी बात इसे बताएगा रोल प्ले में सबसे अधिक क्रियाशील बालक ही होगा, इसलिए सक्रिय सुनिश्चित भाग लेना, ये आपका सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। सेकंड ऑप्शन है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। फोर्थ ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है प्रश्न में प्राथमिक स्तर में ईवीएस पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से यानी पूरे तरह से शिक्षार्थियों को देखने योग्य बनाना। सेकेंड बताया गया पढ़ाई कम करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही बोझ कम करना, और अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना, ये भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है फर्स्ट में कुछ बुकों में यहाँ जबकि फर्स्ट ऑप्शन दिया है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा, यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें बताया गया जब 2-3 विषयों को एक साथ मिला दिया जाएगा, और ये इसलिए सम्मिलित किया जाता है क्योंकि विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना, क्योंकि प्रत्येक विषय के अध्यापक जो है प्राइमरी स्तर पर उपलब्ध कराना इतना आवश्यक नहीं है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन मेरे अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। फर्स्ट ऑप्शन है संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। सेकंड ऑप्शन है संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। थर्ड ऑप्शन है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना। फोर्थ ऑप्शन है प्रतियोगिताओं से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि प्रश्न में बारीकी से देखिए सामाजिक असमानताओं, अगर यहाँ समानता हो जाता तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन यहाँ असमानताओं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। संबंधित मामलों पर विशेष भाषण, ये भी आपका गलत है, और संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, ये भी आपका गलत है। हम जो है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहेंगे, यही सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, जबकि हमारी सांप खाने की इच्छा होती है। हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है हांगकांग, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि हांगकांग में सबसे अधिक सांप पाए जाते हैं और वहाँ के लोगों को सांप खाना बहुत अधिक पसंद है। असम हमारे भारत में है, असम में सांप इतने अधिक खाना लोग पसंद नहीं करते, ना ही इतने अधिक सांप होते हैं। इसी तरह उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लोग सांप खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सेकंड ऑप्शन, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड ऑप्शन, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकंड बताया गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड बताया गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ बताया गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ब्रेल को मोटे कागज के बिंदुओं पर उभरे बनाकर लिखा जाता है, ये सही है। और थर्ड बताया गया है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये भी सही है, तभी वो जो है उभरेंगे। और फोर्थ बताया गया इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ये नुकीले से बनाएंगे तो अक्षर उभर आएंगे, जब अक्षर उभर आएंगे तो सीधी सी बात उभरे हुए अक्षरों को हाथ फेर कर ही हम पढ़ेंगे। और ये 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है, बल्कि ये आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये भी आप याद कर लेना, कभी कभी प्रश्न में पूछे जाते हैं कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो वहाँ आपका 6 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। सेकंड ऑप्शन, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। थर्ड ऑप्शन, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। फोर्थ ऑप्शन, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए और सी, सेकंड ऑप्शन बी और डी, थर्ड ऑप्शन बी और सी, फोर्थ ऑप्शन ए और बी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है ए और बी, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही। सी में बताया गया जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी आपका गलत है। आप एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं। जिन जानवरों, बस एक लाइन याद करिए,
जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं वो आपके बच्चे देते हैं। जिनके कान होते हैं बाहरी वो बच्चे देते हैं, और बाकी जो बचे हैं आपके उनके कान नहीं होते हैं वो आपके अंडे देते हैं। इस तरह आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकंड ऑप्शन है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड ऑप्शन है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। फोर्थ ऑप्शन है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। कमेंट फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड और थर्ड। सेकंड बताया गया है फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड बताया गया सेकंड थर्ड और फोर्थ, फोर्थ बताया गया फर्स्ट और सेकंड। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है, पहले सेकंड सही वाले देखते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये सही है क्योंकि मधुमक्खी जो है फूलों के माध्यम से ही रस लेती है। और थर्ड में बताया गया है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, इन्हीं को बताया गया है कि मधुमक्खी को पालने और शहद भरने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं निगेटिव वाले ऑप्शन। इसमें बताया गया है, फर्स्ट में बताया गया है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, जबकि आपका जनवरी से मार्च नहीं होता है, ये आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है या जनवरी भी हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। और फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। चीनी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मधुमक्खी जो है फूलों के माध्यम से रस लेकर आती है और अपना शहद बनाती है, इसलिए आपको ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका सवालों में से प्रश्न दिया गया है, इसको लेक्चर वीडियो में सॉल्व कराएंगे। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। सेकंड में बताया गया डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी में बताया गया यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। डी में बताया गया ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई में बताया गया अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में बताया गया है ए बी डी। ए में बताया गया टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये आपके ट्रेन टिकट में देखने को मिल जाएगा। सेकंड में बताया गया है कि डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी आपको मिल जाएगा। और डी में बताया गया है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। इस प्रकार आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कमेंट में आप लोग ये अवश्य लिखें कि 30 में से आपके कितने अंक प्राप्त हुए और हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।